रिया ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रही थी। करीब 10 मिनट से भी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार वो सिंह कॉर्पोरेशन पहुंच गई। उसने बाइक रोकी और पीछे बैठी सोनम से कहा, हम पहुंच गए, मिस। सोनम ने हेलमेट उतारकर रिया को वापस दिया और मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। रिया ने हल्के अंदाज में कहा, ये तो छोटा सा काम था, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। सोनम ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे हम पहले मिल चुके हैं। कहीं देखा है तुम्हें? रिया ने जवाब दिया, मेरा रिया रॉय है। मुझे भी आप अच्छी लगी, मिस। लेकिन अफसोस, हम पहले कभी मिले नहीं। रिया को हमेशा से ही खूबसूरत चेहरों की पहचान रहती थी, लेकिन उसे सोनम की शक्ल याद नहीं आई। सोनम ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारा सरनेम रॉय है। अब याद आया, कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक नालायक पोती वाली खबर बहुत वायरल हुई थी। उसी लड़की का भी सरनेम रॉय था। एक फोटो भी साथ में वायरल हुई थी, तुम कुछ कुछ वैसी ही लग रही हो। क्या वो तुम ही थी? वो ट्रेंडिंग खबर सोनम को अब भी याद थी, जिसमें रिया और उसकी बहन की बचपन की तस्वीर वायरल हुई थी। तब सोनम ने सिर्फ ट्रेंड को गलत नहीं बताया था, बल्कि रॉय बहनों को भी खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तो फिर उसी गुस्से से उसने रॉय फैमिली को फटकारा। उसकी मां ने तब उसे डांटा भी था, ये कहकर कि 20 साल की उम्र में भी समझदारी नहीं है। बिना सच जाने किसी को जज कर बैठी। जब वो बहनों को गरियाने लगी तो उसकी मां ने खुद वो खबरें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो रॉय फैमिली ने अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे क्योंकि अब सोशल मीडिया पर गुस्सा उन्हीं पर फूट पड़ा था। रॉय फैमिली के एक रिश्तेदार का बेटा मार्टिन ग्रुप की एक कंपनी में मैनेजर था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, लोगों ने उसकी डिटेल्स भी निकाल ली और मार्टिन ग्रुप की वेबसाइट पर जाकर उसे निकालने की मांग करने लगे। रिया को अंदाजा नहीं था कि कोई सिर्फ उसके बचपन की फोटो से उसे पहचान लेगा। लेकिन अब जब हालात उसके पक्ष में थे, तो उसने मुस्कुराकर सच कबूल किया, आपकी नजरें और याददाश्त दोनों ही कमाल की हैं, मिस। सोनम बोली, तुम्हें कौन भूल सकता है? तुम्हारी स्टोरी ने तो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया था। भले ही अब मामला पलट चुका है, लेकिन ये आज भी कई न्यूज साइट्स पर ट्रेंड कर रहा है। रिया की आंखों में हल्की सी चमक आए और उसने थोड़े संकोच से पूछा, मिस, क्या आप मार्टिन फैमिली से हैं? सोनम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, एकदम सही पकड़ा। रिया भी हंस पड़ी, क्या संयोग है। मुझे तो आपका धन्यवाद कहना चाहिए, आपने उस ट्रेन को दबा दिया, वरना मेरी बहन और मैं बहुत बुरी तरह फंस जाते। आप मिस्टर सिंह को ब्रेकफास्ट देने आए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। दोनों की बातचीत बड़ी ही सहज और अच्छी हो रही थी। सोनम को पहली बार किसी अनजान इंसान से इतनी अच्छी बातचीत करने का अनुभव हुआ। रिया बोली, तो फिर जल्दी जाए, मिस मार्टिन। 10 बज चुके हैं। अगर ब्रेकफास्ट देरी से पहुंचा तो मिस्टर सिंह भूखे रह जाएंगे। सोनम ने घड़ी देखी और बोली, शायद अभी तक वो ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे। ट्रैफिक में सब लेट हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि उनसे पहले पहुंच जाऊं। शुक्र है, आपने लिफ्ट दे दी। रिया ने हल्के से कहा, कोई बात नहीं। आपने मेरी उस खबर में मदद की, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत इतनी दिलचस्प तरीके से दो अलग अलग दुनियाओं के लोगों को मिलवा देती है। एलिसा मुस्कुराए और बोली, थैंक यू की जरूरत नहीं। मैंने वो सब अपने लिए किया था। तभी सिद्धार्थ की कारों का काफिला दूर से आता दिखाई दिया। सोनम अपने क्रश की कार को बहुत अच्छे से पहचानती थी। जैसे ही उसने वो लग्जरी कारें देखी, उसने रिया से बातें बंद कर दी। फिर जल्दी से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर रिया की ओर बढ़ाया। मिस रॉय, आज आपने मेरी मदद की, तो बदले में ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर कभी भी कुछ चाहिए हो, तो बेहिचक कॉल करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी मदद करने की। सोनम रिया पर कोई एहसान नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लगा कि वो रिया के साथ अच्छी दोस्ती कर सकती है। इसलिए उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसे दे दिया। रिया ने भी लग्जरी कारों की लाइन देख ली और मुस्कुराकर बोली, अब आप जाए, मिस मार्टिन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सोनम ने फूलों का गुलदस्ता सीने से लगाया और टिफिन संभाला। लेकिन वो सीधा कारों की तरफ नहीं गई।
बल्कि बिल्डिंग के मेन गेट के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। रिया तो ये देखकर हैरान रह गई। मिस मार्टिन वाकई गजब की बेबाक थी। उधर सिद्धार्थ आज जल्दी निकला था, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले उसे विला जाकर एक जरूरी चीज लेनी थी। फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गया। सुबह के टाइम में ट्रैफिक का कोई लिहाज नहीं होता, चाहे कार कितनी भी लग्जरी हो या अंदर बैठे लोग कितने भी बड़े नाम हो। कार की फ्रंट सीट पर बैठा बॉडीगार्ड जैकी था, जिसकी नजर बहुत तेज थी। उसने झट से रिया को पहचान लिया और पीछे मुड़कर सिद्धार्थ से बोला, सर, मैडम और मिस मार्टिन साथ हैं। सिद्धार्थ के माथे पर बला गया, ये दोनों साथ कैसे हो गईं? उन्हें तो एक दूसरे को जानने का कोई मौका भी नहीं मिला था। सिद्धार्थ ने आगे देखा। सोनम को पहचानना मुश्किल था, लेकिन रिया को तो वो कैसे भूल सकता था। वो अब तक एक ही घर में रह रहे थे और एक बार किस भी कर चुके थे। अगर अब भी उसे रिया की पहचान नहीं होती, तो आंखें निकाल देनी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, इग्नोर करो। अब उनकी कार सोनम और रिया के और पास आ रही थी। जैकी को डर था कि कहीं रिया उसे पहचान न ले, इसलिए उसने जानबूझकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कारों का काफिला रिया के सामने नहीं रुका। उसने बस कारों को आगे निकलते देखा और दिल में सोचा, ये रोल्स रॉयस कुछ जानी पहचानी लगती है। उसे याद आया कि ऐसा कुछ उसने अपने मोहल्ले में भी कई बार देखा है। लेकिन जब उसे मिस्टर सिंह की पहचान याद आई, तो उसने उस सोच को तुरंत नकार दिया, वो कार वही नहीं हो सकती। उसने देखा कि काफिला आखिरकार उस बेहिचक खड़ी सोनम के सामने जाकर रुका, तो मुस्कुरा दी। कहते हैं कि औरतों को चिपकू मर्द नहीं पसंद, लेकिन मर्दों के लिए भी यही सच था। सोनम तो वाकई कमाल की है। मुझे लगता है ये जल्दी ही मिस्टर सिंह को इम्प्रेस कर लेगी। रिया ने सोनम की तरफ हाथ से जीत के लिए थम्स अप का इशारा किया और अपनी बाइक से वहां से निकल गई। कार में बैठा सिद्धार्थ भी मुंह दूसरी तरफ घुमा चुका था ताकि उसकी बीवी उसका चेहरा न देख सके। लेकिन जैसे ही उसकी कार रिया के पास से गुजरी, वो देख नहीं पाया कि रिया ने सोनम को चीयर किया। उसे खुद को शांत रखना पड़ा ताकि गुस्से में खून न खोले। अब उसे समझ आया कि सोनम की कार क्यों नहीं दिखी, क्योंकि उसे तो उसकी बीवी ने ही लिफ्ट दी थी अपनी बाइक पर। लेकिन ये दोनों मिली कैसे? जैसे रिया ने सोनम को हौसला दिया था, उससे साफ लग रहा था कि उसे सोनम की पहचान पता थी। पर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया, इन दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है? सोनम तो उस दुनिया से थी जहां उसे हमेशा प्यार और ऐश मिला था। यहाँ तक कि वो अपने ही परिवार की और बेटियों को भी भाव नहीं देती थी, फिर रिया जैसी लड़की से दोस्ती कैसे कर ली? सिद्धार्थ अब पूरी तरह कंफ्यूज था। सोनम ने जबरदस्ती बिल्डिंग का मेन गेट ब्लॉक कर रखा था, इसलिए ड्राइवर को मजबूरी में कार रोकनी पड़ी। सर, क्या मैं उतरकर मिस मार्टिन को साइड करूं? ड्राइवर ने मुड़कर सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कार की खिड़की नीचे कर दी। जैसे ही सोनम ने खिड़की खुलती देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो फौरन गुलदस्ते और टिफिन के साथ उछलती हुई कार के पास आ गई। सिद्धार्थ, आखिरकार वो उस इंसान से मिली जिसे वो इतने वक्त से मिस कर रही थी। भले ही वो कई बार यहाँ आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, लेकिन असल में उससे रूबरू हुए उसे बहुत दिन हो चुके थे। उसे वाकई उसकी बहुत याद आ रही थी। वो अब भी उतना ही सीरियस और ठंडे मिजाज वाला लग रहा था, लेकिन सोनम की नजरों में वो अब भी सबसे ज्यादा हैंडसम था। उसकी नजर सिद्धार्थ के होठों पर गई, जो सख्ती से बंद थे, और उसके दिल में ख्याल आया कि एक दो किस तो बनती है। उसे लगा जैसे सिद्धार्थ कोई शिकार हो और वो शिकारी। सिद्धार्थ का माथा सिकुड़ गया, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सीधी घूर रही थी। मिस मार्टिन, उसने सख्ती से कहा। सिद्धार्थ, बस सोनम कहो ना, सोनम ने मुस्कुराकर कहा और खिड़की से टिफिन उसकी ओर बढ़ाया। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाया है, गरम गरम खा लेना। और ये फूल भी तुम्हारे लिए हैं। सिद्धार्थ ने ना तो टिफिन लिया, ना फूल। उसे फूल पसंद नहीं थे, और वो लड़का था। आज तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गईं? उसने पूछा। असल में वो जानना चाहता था कि सोनम और रिया की मुलाकात कैसे हुई। सोनम तुरंत बोली, मैं भी स्मार्ट हूँ। एक दुकान के सामने कार खड़ी की और बॉडीगार्ड को बुलाकर चाबी दी कि वो कार घर ले जाए। फिर मैंने रास्ते में किसी को रोक लिया
और किस्मत से एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दे दी ई बाइक पर। तो ये था पूरा किस्सा। सिद्धार्थ अब समझ गया कि वो दोनों कैसे मिले। सिद्धार्थ, सोचो जरा, मैं किसी अजनबी को रोकती हूँ और वो निकलती है वही नालायक पोती जो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। नाम था रिया रॉय। वो वाकई बहुत अच्छी है। उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ मन ही मन बोला, सोनम, जो किसी को घास नहीं डालती, उसे मेरी बीवी पसंद आ गई। लेकिन फिर उसने सोचा, रिया की पर्सनैलिटी ऐसी ही है कि किसी को भी भा जाए, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, सिद्धार्थ ने ड्राइवर से शांत आवाज में कहा। सिद्धार्थ, ये फूल तो रख लो, और प्लीज ब्रेकफास्ट जरूर खाना, मैंने दिल से बनाया है। कार आगे निकल गई और सोनम वहीं रह गई। वो सिर्फ फूल अंदर फेंक पाए, टिफिन नहीं, वरना खाना बिखर जाता और सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता। सिद्धार्थ ने आज उससे बात की, ये उसके लिए बड़ी बात थी, इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे उसका मूड खराब हो। लेकिन सिद्धार्थ ने वो गुलदस्ता भी कुछ ही दूर जाकर कार से बाहर फेंक दिया। फूल जमीन पर गिरे हुए बड़े दुखी से लग रहे थे। सोनम थोड़ी दूर तक कार के पीछे भागी, लेकिन जल्दी ही हार माननी पड़ी। उसे डर था कि अगर वो सीधे ऑफिस में घुस गई, तो सिद्धार्थ सिक्योरिटी गार्ड से कह देगा कि उसे उठाकर बाहर फेंक दे, और इतनी बेइज्जती वो नहीं झेल सकती थी। जब सिद्धार्थ ऑफिस में दाखिल हुआ, तो उसका सामना हुआ रोहन से, उसके एडमिन हेड से। रोहन ने झट से देखा कि आज बॉस के हाथ में टिफिन नहीं है। वो मुस्कुराकर धीमे से बोला, क्या बात है सर, आज बीवी के हाथ का लव से बना ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आए? मैंने कार में ही खा लिया, सिद्धार्थ ने कहा। रोहन चुप रह गया। वैसे, आज सुबह मैंने एक मजेदार चीज देखी, सुनना चाहोगे? रोहन ने मुस्कुराकर पूछा। सिद्धार्थ ने बस उसे एक ठंडी नजर दी और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, होंठ सख्ती से बंद। रोहन को उसका ये एटीट्यूड बहुत चिढ़ाता था, लेकिन उसकी अपनी बोलने की आदत भी तो थी। मैं आज जल्दी पहुंच गया था और संयोग से आपकी बीवी को मिस मार्टिन को ऑफिस छोड़ते हुए देख लिया। मैंने रुककर देखा कि चल क्या रहा है। आपकी कार के आने से पहले आपकी बीवी और मिस मार्टिन बड़ी फ्रेंडली बातें कर रही थी। बॉस, आपकी वाइफ और आपकी क्रश तो अच्छे दोस्त बनने को तैयार लग रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सिद्धार्थ ने पलटकर भी नहीं देखा। वो सीधे लिफ्ट में घुस गया और रोहन को वहीं बोलता छोड़ गया। रोहन नाराज नहीं हुआ, बल्कि मन ही मन मुस्कुरा उठा। अब असली ड्रामा शुरू होगा। उसे वाकई जानना था कि जिस दिन सिद्धार्थ की असली पहचान रिया के सामने खुलेगी, वो क्या रिएक्शन देगी। सिद्धार्थ को याद आया कि सोनम फिर से ब्रेकफास्ट और फूल लेकर आई थी, तो उसने तुरंत अर्जुन को कॉल किया और ठंडे लहजे में बोला, मिस्टर मार्टिन, अपनी बहन को संभाल लो, वरना मैं फिर शालीन नहीं रहूंगा। अब उसकी सब्र की भी हद थी। अर्जुन सिर पकड़कर बैठ गया। मिस्टर सिंह, सोनम ने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया। उसे आप पसंद हैं, इसलिए कोशिश कर रही है। मैं उसे कई बार समझा चुका हूँ। क्या अब उसकी टांगें तोड़ दूं? वो भी अपनी बहन से परेशान था। उसे कितना भी रोक लो, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती थी। सिद्धार्थ, हम दोनों हमउम्र हैं। मैं तो शादीशुदा हूँ और तुम्हारे पीछे बस एक ही लड़की है। मेरी बहन पहली है जिसने तुम्हें पसंद किया है, थोड़ा सब्र रखो यार। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। उसे पता था कि सोनम जैसी लड़की हार मानने वालों में नहीं है। चाहे वो उसे इग्नोर करे या उसे रूखा जवाब दे, सोनम दोबारा उठकर सामने आ जाएगी। उसकी तब तक हिम्मत नहीं टूटेगी जब तक सच में उसका दिल नहीं टूटे या उसकी पब्लिक इमेज बर्बाद न हो जाए। अर्जुन ने कॉल करते ही फिर से अपनी बहन को कॉल किया। उस वक्त सोनम टैक्सी में बैठकर घर लौट रही थी। अर्जुन, मैं घर लौट रही हूँ। आज तो मैंने कोई नौटंकी भी नहीं की। वैसे भी मेरा आईक्यू लिमिटेड है, कोई खास प्लान नहीं बना पाए, सोनम ने मजाक में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर तुम सिद्धार्थ के पीछे जितनी एनर्जी लगा रही हो, उतना मम्मी को टाइम देने लगो, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं मम्मी को टाइम देती हूँ, लेकिन उन्हें जो बीमारी है, वो दवा से नहीं, दिल से ठीक होगी। मैं उनकी जान तो हूँ, लेकिन इलाज नहीं। लक्ष्मी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी उस बहन को ढूंढ निकाले जिससे वो बचपन में बिछड़ गई थी।
बहन कई जगहों से होकर गुजरी थी और अब उसका कोई अता पता नहीं था। लक्ष्मी बस इस जिंदगी में अपनी बहन से दोबारा मिलना चाहती थी। वैसे मुझे एक काम है, सोनम ने कहा। क्या काम? जब तक वो सिद्धार्थ को पाने की कोई स्कीम नहीं बता रही थी, अर्जुन मदद करने को तैयार था। आज मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई, रिया रॉय। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हमने काफी अच्छी बातचीत की। वो जो ऑनलाइन मामला था ना, उसमें उसके रिश्तेदारों ने बहुत गलत किया था। क्या तुम उस अशोक रॉय को कंपनी से निकाल सकते हो? ऐसी सोच रखने वाला इंसान हमारी कंपनी को बदनाम करेगा। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, इस छोटी सी बात के लिए तुम्हारे भाई को खुद से एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। किसी और ने पहले ही एक्शन ले लिया क्या? मैंने कुछ नहीं किया। शायद वो पहले ही सस्पेंड हो गया होगा। उसके अंडर के लोग ऐसे मामलों को खुद संभाल लेते हैं। अशोक बस एक ब्रांच में मैनेजर था। भले ही वो काबिल था, लेकिन उस केस ने उसका असली चेहरा दिखा दिया। और ऐसे इंसानों के लिए अर्जुन के पास कोई जगह नहीं थी। अच्छा हुआ इन सब की नौकरी चली जाए और लोग इन्हें जमकर कोसें। तब जाकर इन्हें समझ आएगा कि इंटरनेट वायलेंस क्या होता है। ये लोग बिल्कुल भी इंसानियत नहीं जानते। सोनम थोड़ी जिद्दी जरूर थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। उसे रिया बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो रिया का बदला लेना चाहती थी। उसने इसे एक तरह से एहसान लौटाना ही समझा। आखिरकार रिया ने ही तो उसे सिंह कॉर्पोरेशन तक पहुंचाया था, तभी तो सिद्धार्थ से मुलाकात हो पाए और उसने उससे बात भी की। अर्जुन, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम अपने काम पर ध्यान दो, कहकर सोनम ने कॉल काट दिया। उसे भाई का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना था। पुराना मार्टिन विला और सिंह विला पास पास ही थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। अगर रास्ता एक होता, तो सोनम सिद्धार्थ की कार को घर लौटते समय फिर रोक सकती थी। लेकिन सिद्धार्थ वैसे भी बहुत कम ही पुराने सिंह विला लौटता था, तो रास्ता एक जैसा होता भी, तब भी मुलाकात मुश्किल थी। मनाली के दूसरे सबसे अमीर परिवार की हैसियत से मार्टिन फैमिली का पुराना विला बहुत शानदार था। सिंह विला की तरह ये भी एक आलीशान विला था। हॉल के अंदर एक मिड एज औरत सोफे पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी तस्वीर थामे हुई। वो लंबे समय से उस तस्वीर को एकटक देख रही थी। सोनम वहां आए और जैसे ही पास पहुंची, उसने वो फोटो अपनी माँ के हाथ से ले ली। मम्मी, अब इस फोटो को हर समय देखना बंद करो। अगर मौसी जिंदा हैं, तो हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। प्लीज खुद को इतना परेशान मत किया करो। विक्रम पानी का गिलास लेकर आया। उसने बेटी की बात सुनी और बेटी की हाँ में हाँ मिलाए। सोनम ठीक कह रही है, डार्लिंग। हर वक्त ये तस्वीर देखना बंद करो। हमने तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए काफी लोगों को लगाया हुआ है। मुझे यकीन है, जल्द ही कोई खबर मिलेगी। उसने पानी का गिलास पत्नी को थमाया। जब ये कपल जवान था, तब दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन जब अर्जुन ने कारोबार संभाला, तो विक्रम रिटायर हो गया ताकि अपनी बीवी के साथ वक्त बिता सके और बुढ़ापे की जिंदगी शांति से जी सके। पर अब उसकी बीवी अपनी उस बहन को लेकर दिन रात दुखी रहती थी, जिससे वो बचपन में बिछड़ गई थी, और जिसे विक्रम ने कभी देखा तक नहीं था। विक्रम परेशान भी था और बेबस भी। दोनों बहनों को बिछड़े कई साल हो चुके थे। उसकी साली शायद अब ये तक भूल चुकी हो कि उसका कोई रिश्ता था। वो एक से दूसरे घर जाती रही थी, अब कौन जानता है वो किसके पास पली बढ़ी। और हो सकता है कि उस फोटो का दूसरा हिस्सा अब उसके पास हो ही न। सिर्फ एक तस्वीर के सहारे किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। लक्ष्मी ने पानी का गिलास लिया, एक घूंट पिया, फिर बेटी के हाथ से फोटो ले ली। उसने गिलास मेज पर रखा, तस्वीर को एल्बम में बड़े प्यार से रखा और एक लंबी सांस लेते हुए एल्बम बंद कर दिया। इन दिनों मुझे बार बार सपना आता है कि मेरी बहन को कोई पीट रहा है, डांट रहा है। उसकी जिंदगी बहुत बुरी थी। मम्मी, वो इसलिए क्योंकि आप हर वक्त उनके बारे में सोचती रहती हो, सोनम ने उनकी बाह थामते हुए प्यार से कहा। मम्मी, अभी भी गर्मी है। चलो बीच चलते हैं, थोड़ी छुट्टी मनाते हैं। मछलियां पकड़ेंगे और फ्रेश सी फूड खाएंगे, उसने मीठे अंदाज में कहा। ताकि तुम रोज रोज सिद्धार्थ का रास्ता रोकने न जा सको। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की नाक पर हल्की सी चुटकी ली और कहा, मैं तो समझ रही थी कि तुम तो खाना पीना छोड़ दोगी, बस सिंह कॉर्पोरेशन के गेट पर तंबू लगाकर बैठ जाओगी।
सच्चा प्यार एक दिन में नहीं पाया जा सकता, मम्मी। और फिर मैं आपकी लाडली हूँ, आपकी सेवा करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। चलो ना मम्मी, साथ चलो ना वेकेशन पर। विक्रम ने भी कहा, हाँ डार्लिंग, चलो बाहर घूम आते हैं। हर वक्त इस फोटो के साथ घर में मत बैठे रहो। जब से लक्ष्मी के पास पावर आए, वो तब से अपनी बहन को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने सालों में कुछ हाथ नहीं आया। अब बेटे ने ये जिम्मेदारी संभाली है, फिर भी विक्रम को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। विक्रम को तो ये तक नहीं पता था कि उसकी साली इस दुनिया में अब भी जिंदा है या नहीं। क्या पता छुट्टियों में कहीं घूमते वक्त तुम्हारी बहन या उसके बच्चे मिल ही जाएं। कुछ पल की चुप्पी के बाद लक्ष्मी ने कहा, जब हम अलग हुए थे, तब वो बहुत छोटी थी। लड़कियों की शक्ल सूरत तो वक्त के साथ बहुत बदल जाती है। अगर कभी उसके बच्चे भी मिल जाएं तो क्या मैं पहचान भी पाऊंगी कि वो मेरी भांजी या भांजा है। चलो ना मम्मी, चलो वेकेशन पे। बेटी का प्यार और जिद टाल न सकी लक्ष्मी। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सोनम के साथ बीच वेकेशन पर चलने के लिए हाँ कर दी। माँ के हाँ कहते ही सोनम ने फौरन पापा की ओर देखा और दोनों की नजरों का इशारा हो गया। फिर उसने बातों का रुख बदल दिया और मम्मी से अपने दिन भर की बातें शेयर करने लगी। वो खुशी से बोली, मम्मी, आज सिद्धार्थ से मिलना हो गया। उसने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर मुझसे बात भी की। बस दिक्कत ये रही कि जो फूल मैंने गाड़ी में डाले थे, वो उसने फेंक दिए। लक्ष्मी को कुछ बोलने को नहीं सूझा। और हाँ, एक नई दोस्त भी बनी। नाम है रिया। अजीब सी बात है मम्मी, पहली बार देखा और एकदम अपना सा फील हुआ। उसने मेरी हेल्प भी की, इसलिए मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। लक्ष्मी ने पूछा, क्या वही लड़की जो अपने रिश्तेदारों द्वारा इमोशनल ब्लैकमेल हो रही थी? हाँ, वही। वाह, कितनी अजीब सी टकराव है किस्मत की। एक ही वक्त में तुम दोनों की खबरें वायरल हुई और इतने लोगों में से तुमने जिसकी बाइक रोकी, वो वही लड़की निकली। और उसने तो तुम्हें सिंह कॉर्पोरेशन तक पहुंचाया भी ताकि तुम सिद्धार्थ से मिल सको। लक्ष्मी ने अपनी बेटी को चुटकी लेते हुए कहा, और सबसे मजेदार तो ये है कि तुम उसे दोस्त मान रही हो। विक्रम, जरा आसमान की तरफ देखना, शायद सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। हमारी लाडली को आखिरकार कोई दोस्त तो मिला। मम्मी, सोनम ने रूठते हुए कहा, क्या बुरा किया अगर मैंने दोस्त बना लिया। मुझे रिया सच में अच्छी लगी। उससे बात करके लगा जैसे वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और उसने तो मुझे सिद्धार्थ को पटाने के लिए हिम्मत भी दी। लक्ष्मी सिद्धार्थ को लेकर बेटी की दीवानगी से हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन ये भी सच था कि वो खुद भी सिद्धार्थ को पसंद करती थी। अगर सोनम कभी सिद्धार्थ को सच में पा लेती, तो लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। आखिरकार सिद्धार्थ जैसा लड़का बहुत कम मिलता है। और फिर सिंह फैमिली खुद भी कितनी जबरदस्त है। अगर दोनों फैमिली का रिश्ता जुड़ जाए तो जहां उनके बीच की दूरियां मिटेंगी, वहीं उनकी बेटी की जिंदगी भी संवर जाएगी। कभी फुर्सत में रिया को घर लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लक्ष्मी ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि सोनम की जिंदगी में दोस्त बहुत कम हैं। किसी के लिए पहली बार ऐसा अपनापन महसूस करना और दोस्ती हो जाना, ये एक खास बात थी। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा कि पहले वो मुझसे संपर्क करती है या नहीं। अगर हमारी बातों में गहराई बढ़ी तो मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन मम्मी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई गर्लफ्रेंड घर ला रही हूँ तुमसे मिलवाने। सोनम ने शरारती अंदाज में कहा। लक्ष्मी ने हंसते हुए बेटी के माथे पर हल्की सी चपत लगाई। गलत मतलब तुमने निकाला, अब मुझे मत दोष दो। सोनम ने जुबान बाहर निकालते हुए मस्ती की। शायद उसे खुद ही रिया से फिर से बात शुरू करनी होगी। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसे रिया अच्छी लगी, तो पहल करने में क्या हर्ज है। जैसे वो सिद्धार्थ को चाहती है और अपनी मर्जी से उसके पीछे गई, वैसे ही रिया की दोस्ती के लिए भी पहला कदम उठाना उसे मंजूर था। जब रिया अपनी दुकान पर वापस पहुंची, उसने देखा कि राज वहां पहले से मौजूद था। उसने मुस्कुराकर पूछा, राज, आज तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या? राज ने उसकी ओर उस नजर से देखा जिसमें छिपा हुआ प्यार साफ झलक रहा था और कहा, कल रात ओवरटाइम किया था, तो आज थोड़ा लेट जा सकता हूँ। तुम आज लेट कैसे हो गई? उसका सवाल तो यूं ही था, लेकिन असल में वो रिया और उसके पति के बीच की बातें जानना चाहता था।
सुमन ने ही उसे बताया था कि रिया के पति ने ट्रेंडिंग न्यूज दबाने में उसकी मदद की थी और यहाँ तक कि होम टाउन तक साथ गया था सबूत इकट्ठा करने के लिए। इसीलिए रिया उसकी काफी शुक्रगुजार थी। राज सोचने लगा, मैं भी तो उसकी मदद करना चाहता था, पर उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे कॉल किया था उस दिन, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। बस एक मैसेज कर दिया कि वो ठीक है। रास्ते में एक खूबसूरत लड़की मिली जो थोड़ी मुसीबत में थी, तो उसकी मदद कर दी। उसी में टाइम लग गया। ओह, ये किसकी खुशबू है? सुमन, क्या बना रही हो? रिया काउंटर की तरफ जा ही रही थी कि खाने की खुशबू ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया और वो किचन की ओर मुड़ गई। राज भी उसके पीछे गया। दिल तो कर रहा था कि उसे पकड़कर सीने से लगा ले, पर हिम्मत नहीं थी। उसके दिल में रिया के लिए प्यार था, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा। वो जानता था कि वो अब शादीशुदा है, और इस नाते उसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना ही होगा। उसे दुख तो होता था, लेकिन वो जानता था कि रिया उसे सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखती है। अगर उसे शादी करनी भी होती, तो भी वो राज को नहीं चुनती। जब सुमन कुछ नहीं बोली, तो राज ने रिया से कहा, मैं अपने घर से नाश्ता लाया हूँ तुम दोनों के लिए। उसने प्यार से तैयार कराया हुआ नाश्ता रिया और सुमन के लिए लाया था। मेहरा परिवार भी अमीर था। उनके घर का शेफ किसी 5 स्टार होटल से था और बहुत शानदार खाना बनाता था। तीनों बचपन के दोस्त थे, तो शेफ को भी सबकी पसंद नापसंद पता थी। वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। रिया और सुमन ने मिलकर वो नाश्ता बड़े चाव से खाया। राज उन दोनों को खाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। फिर वो बोला, रिया, कब फुर्सत निकाल कर मुझे खाना खिलाने चलोगी? इस शनिवार को। मैं तुम्हें लंच पर ले चलूंगी। क्या खाना है बताओ? सुमन, तुम भी चलना। वीकेंड पर वैसे भी ज्यादा ग्राहक नहीं आते, तो एक दिन दुकान बंद कर सकते हैं। वैसे भी तुम लोग अगर घर बैठे रहे तो तुम्हारे घर वाले शादी के पीछे पड़ जाएंगे। बाहर चलो, थोड़ा चैन मिलेगा। सुमन ने फौरन हामी भरी, बिल्कुल। वो खुद भी वीकेंड पर घर पर रहना अवॉइड करती थी क्योंकि उसकी मम्मी हर बार अमीर घर में शादी करने की सलाह देकर उसके कान खा जाती थी। उसकी मौसी की शादी भी किसी अमीर परिवार में हुई थी, तो उसकी मम्मी उसके लिए भी वैसा ही करना चाहती थी। पापा थोड़े संतुलित थे, उनका मानना था कि बराबर के स्टेटस वाले घर में रिश्ता हो तो बेहतर रहता है। एक कॉफी हाउस के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट है। बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं है, लेकिन फेमस है और खाना भी काफी अच्छा मिलता है। चलो वहीं चलते हैं। लंच के बाद वहीं बगल वाले एक कॉफी हाउस में कॉफी पी लेंगे। वैसे भी ये शहर का सबसे हाई क्लास कैफे है। रिया को याद आया कि जब वो एक बार अपनी दोस्त के साथ वहां ब्लाइंड डेट के लिए गई थी, तब उस कैफे का माहौल उसे बहुत पसंद आया था। लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि बगल में कौन सा रेस्टोरेंट है। उसे राज को लंच पर ले जाना था और जब उसने वही जगह सजेस्ट की, तो रिया को मना करने का कोई कारण नहीं दिखा। रिया ने लाइट मूड में जवाब दिया, ठीक है। फिर तय रहा शनिवार। राज भी खुश हो गया। अब वो बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगा। तभी अचानक कुछ गाड़ियां बुक स्टोर के सामने आकर रुकी। राज बोला, मैं देखता हूँ कौन आया है। वो मुड़कर बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिया ने अभी अभी नाश्ता खत्म किया था। उसने टिश्यू से मुंह पोंछा और बोली, जब वो खुद चलकर यहाँ आ गए हैं, तो अब डरने का कोई मतलब नहीं। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई कि वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। नेट पर लोगों की बदौलत उसके मामाओं और कजिन्स की सारी पोल खुल चुकी थी। कुछ के जॉब डिटेल्स तक सामने आ चुके थे। सबके अच्छे खासे कनेक्शन थे, मगर इतना बवाल हुआ कि मामला दोबारा ट्रेंड में चला गया। इसलिए उन लोगों के लिए रिया और उसकी बहन को ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। रिया, रॉय फैमिली के 8 लोग अंदर घुसे। लीड कर रहा था विनय। सब के सब महंगे ब्रांड्स के कपड़ों में थे और हाथों में कार की चाबियां लहरा रहे थे, जैसे कि चाबी नहीं सोने की चैन हो। लेकिन चेहरों से साफ लग रहा था कि इन दिनों उनकी हालत बहुत पतली हो रखी है। रिया के पलटवार ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स के गुस्से ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। रिया ने अपनी दादी की तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछा।
किसी अनजान लेकिन दयालु शख्स ने उसे मैसेज कर बता दिया था कि अस्पताल में उसकी दादी को चैन से बैठने तक नहीं दिया जा रहा। रोज कोई न कोई वहां आकर उन्हें सुनाता है और उस झगड़ालू बूढ़ी औरत की हालत और भी खराब हो रही है। उनके ये सारे लायक बेटे और पोते खुद अस्पताल में थे, फिर भी अपनी एक मरीज की सुरक्षा तक नहीं कर पाए। हद है। रिया हंसते हुए बोली, वाह, आज तो पूरा जलसा ही लेकर आ गए हो सब। और हाँ, मेरी कोई कजिन बहन नहीं आई। जब तुम सब मिलकर झूठी पोस्टें डालकर हमें बदनाम कर रहे थे, तब किसी ने भी हमारे लिए एक लाइन नहीं बोली। वो काउंटर तक चली गई, कुर्सी पर बैठी और अपने क्राफ्टिंग वाले टूल्स और जरूरी सामान निकालकर हाथ में लिया। वो सिद्धार्थ के लिए जो मिनिएचर ट्री और लकी कैट बनाने वाली थी, उसे बनाने में जुट गई। मेरी दुकान में इतनी कुर्सियां नहीं हैं कि सबको बैठने को दूं, तो खड़े रहो। जो कहना है कहो, मैं सुन रही हूँ। वो काम करते करते बात कर रही थी, और ये बात रॉय फैमिली के लड़कों को चुभ रही थी। विनय ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, रिया, हम सब एक ही खून हैं, एक ही परिवार से हैं। इतनी सख्ती मत दिखाओ। हाँ, हमसे गलती हुई, हम माफी मांगते हैं। लेकिन तुम्हारी दादी हमारे साथ साथ तुम्हारी भी दादी हैं। वो बूढ़ी हैं, इतना सब नहीं झेल सकती। अगर तुम इलाज का खर्चा नहीं उठाना चाहती, तो मत उठाओ। हम इतने लोग हैं, सब मिलकर पैसे जोड़ लेंगे। लेकिन तुम कम से कम अस्पताल तो आओ, एक बार मिल लो। तुम्हारी बातों से दादी का दिल टूट गया है। वो तो रो रो कर बेहाल हो गई हैं, और इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। रिया, अपना वो पोस्ट डिलीट कर दो, फिर हम इस मामले को यही खत्म मान लेंगे। आखिरकार हम सब एक ही परिवार के हैं। अगर हम सब परेशान होंगे, तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। विनय की बात खत्म हुई, तो रिया ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैंने कोई झूठ थोड़े ही बोला है। जो हुआ, वही लिखा है। कोई झूठी कहानी गढ़ी होती, तब बात और थी। और रही बात अस्पताल जाकर मिलने की, तो मैं सोच रही थी मिलने जाऊं। और थोड़ा बहुत पैसा देने का भी मन था। लेकिन इलाज का पूरा खर्चा तो मैं नहीं उठा सकती। 10-12 साल पहले ही तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि उन्हें मुझसे और पूजा से कुछ नहीं चाहिए, न जीते जी और न मरने के बाद। और वैसे भी मेरी अपनी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि हर तरफ लुटा सकूं। खर्चों के बाद मुश्किल से थोड़ा बहुत बचता है। लेकिन जब तुम लोगों ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर मुझे बदतमीज पोती कहकर ऑनलाइन बदनाम किया, तब मैंने ठान लिया कि अब मैं दादी से मिलने नहीं जाऊंगी, और ना ही एक पैसा दूंगी। तुम लोगों ने पहले तो इंटरनेट पर मुझे बुरा भला कहा, और अब चाहते हो कि मैं खुद चलकर जाऊं और फिर से एक दो थप्पड़ सुन कर आऊं। रिया, वो हमारे दादा दादी हैं। थोड़ी बहुत डांट फटकार से कोई मर नहीं जाता। माना कि तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता उन्हें सपोर्ट करने का, लेकिन जिसे जरा भी इंसानियत हो, वो थोड़ा बहुत खर्चा तो देता है। इतने साल हो गए, तुम और तुम्हारी बहन एक बार भी मिलने नहीं गई। कोई खर्चा भी नहीं भेजा। अगर तुम रात को चैन से सो लेती हो, तो हम और कुछ नहीं कहेंगे। हमने अपनी पोस्ट तो डिलीट कर दी है, अब तुम्हें भी अपनी पोस्ट हटानी चाहिए। तुम्हारी एक पोस्ट ने हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। हम चाहे तो तुम्हें साइबर बुलिंग के केस में घसीट सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कजिन हैं, इसलिए हम प्राइवेटली सुलझाना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहते। ये बात अशोक ने कही, जो रॉय फैमिली की जनरेशन में सबसे होशियार माना जाता था। उसका लहजा घमंडी और खुद को सुपीरियर समझने वाला था, जैसे किसी छोटे को ज्ञान दे रहा हो। अपनी बातों में उसने यही जताया कि रिया और पूजा बुजुर्गों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। मगर उसने जानबूझकर उस एग्रीमेंट को इग्नोर कर दिया जो बुजुर्गों ने खुद साइन किया था, जिसमें लिखा था कि रिया और पूजा को ना उन्हें पालने की जरूरत है और ना ही उनके मरने पर कोई जिम्मेदारी निभानी है। रिया हंस पड़ी, तो कर लो केस, मैं इंतजार करूंगी कोर्ट का सामना करने को। और तुम कहते हो कि मैंने साइबर बुलिंग की। असली साइबर बुलिंग तो तुम लोगों ने की थी, पूजा और मेरे खिलाफ। क्या तुम लोगों को छूट है कि कुछ भी बोलो, और हमें सच्चाई भी नहीं बताने दोगे? मैंने तो बस सच बोला, कोई ट्रोल आर्मी हायर नहीं की थी। लोगों ने खुद ही तुम्हारी असलियत देखी और भड़क गए। हाँ, हम बदतमीज पोतियां हैं, जो दादा दादी को 1 रुपया भी नहीं देती।
लेकिन बताओ तो सही अशोक रॉय, तुम हर महीने कितना खर्चा भेजते हो उन्हें, और साल में कितनी बार मिलने जाते हो? कुछ लोगों से इंसानियत की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। तुम्हें याद है ना, कैसे पूजा और मुझे घर से निकाल दिया गया था, और हमारा घर कैसे जबरन हथिया लिया गया? तुम ही तो थे जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। माँ पापा के मरने के बाद तुम्हें ही गोद लिया हुआ बेटा बताया गया। दूसरों की दौलत पर जीने की आदत लग गई है, अब और चाहिए क्या? अशोक रॉय, कान खोलकर सुन लो, मैं वो पोस्ट कभी नहीं हटाऊंगी। हिम्मत है तो केस कर दो, बल्कि मैं खुद मीडिया को बुलाकर कहूंगी कि केस की लाइव कवरेज करें। वो मकान मेरे माँ पापा के नाम था। केस करके मैं यही साबित करूंगी। और ये मत बोलना कि तुम उनके अडॉप्टेड बेटे थे, क्योंकि जब वो मरे थे तब उनका कोई बेटा नहीं था। ये सब तो बस प्रॉपर्टी हथियाने का ड्रामा था। अशोक का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके पास जवाब नहीं था। उसे याद आ गया कि वो पहले ही सस्पेंड हो चुका है, और हो सकता है उसकी सालों की मेहनत से मिली नौकरी भी चली जाए। उसने गुस्सा दबाकर अपना एक्सप्रेशन नर्म किया और बोला, रिया, मुझसे गलती हो गई। अब तुम बड़ी बनकर माफ कर दो। दादी की हालत बहुत नाजुक है। चाहे उन्होंने जितनी भी गलतियां की हों, पर वो आखिरकार हमारी दादी हैं। अब वो बूढ़ी और बीमार हैं। माफ कर दो और हमारे साथ चलो अस्पताल, एक बार मिलने ही चलो। रॉय फैमिली का असली प्लान ये था कि रिया दादी से मिलने आए, ताकि पब्लिक के सामने दोनों तरफ की दुश्मनी खत्म होती दिखे। इससे लोगों का गुस्सा भी ठंडा पड़ता, क्योंकि इस विवाद का असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, इसने उनकी नौकरी और बिजनेस तक को नुकसान पहुंचाया। दादी दादा अब भी जिद्दी बने हुए थे और झुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब सुना कि उनके बच्चों और पोतों की जॉब्स खतरे में हैं, तो थोड़ी नरमी दिखाए और रिया से समझौता करने के लिए कह दिया। उन्हें पता था कि पूजा तो अभी हाउसवाइफ है, और पूरा मुद्दा रिया ने उठाया है, तो सीधे उसी से बात की। सुना है तुम शादीशुदा हो। अगर तुम्हारे हस्बैंड फ्री हो, तो उन्हें भी साथ लाना, ताकि दादी उन्हें देख सके और परख सके। कहीं पूजा वाली गलती फिर से ना हो जाए। रिया ने ये सुनते ही समझ लिया कि उसके कजिन्स ने उसके और पूजा की सारी डिटेल निकाल ली है, और अब चालाकी से उसके सोशल इमेज को यूज करना चाहते हैं। बहुत हो गया अशोक, अब और बात मत बना। अगर ये नहीं मानी, तो इसकी दुकान तोड़ दो। रिया का सबसे छोटा कजिन अभी 17-18 साल का ही था। उम्र वही थी जब खून गर्म होता है और दिमाग ठंडा नहीं चलता। उसकी आदत भी बेहद खराब थी। जब रिया ने न अस्पताल जाने की बात कही और न ही अपनी पोस्ट हटाने को राजी हुई, तो वो भड़क गया और धमकी दे डाली, तेरी दुकान तोड़ दूंगा। रिया ने उसे बेहद ठंडी और सख्त नजर से देखा। हिम्मत है तो तोड़ के दिखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी, और आवाज में ऐसी सख्ती कि एक पल को सभी रॉय भाइयों की रूह कांप गई। योगेश, विनय ने तुरंत पलटकर अपने छोटे भाई को घूरा। योगेश चुप हो गया। अब उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। विनय फिर रिया की तरफ मुड़ा और नकली मुस्कान के साथ बोला, रिया, योगेश की बातों का बुरा मत मानना। वो बस ऐसा ही बोलता है, दिल का बुरा नहीं है। जैसे अशोक ने कहा था, हम सब एक ही खून के रिश्ते में हैं। चाहे जो भी हो, फैमिली तो फैमिली होती है। अब तुम हमें नीचा दिखाकर क्या हासिल करोगी? हम मानते हैं कि इस बार गलती हमारी थी, इसलिए माफी मांगते हैं। अब पुराने बातों को जाने दो, ठीक है? तुमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस इतना चाहते हैं कि तुम एक बार दादी से मिलने आ जाओ। वो सच में तुमसे मिलना चाहती हैं। इन दिनों दादी दादा दोनों को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। बार बार कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया। रिया, इंसान ही तो हैं हम सब। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम अपनी गलती को माने। हमारे बुजुर्ग अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी है, तो उन्हें एक मौका तो दो तुम्हारे सामने आकर माफी मांगने का। अब उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया था। बस रिया थोड़ा सा पिघल जाए, माफी हो जाए, और वो अपनी पोस्ट डिलीट कर दे, यही उनका असली एजेंडा था। पैसों की बात तो अब कोई कर ही नहीं सकता था, मजबूरी में उस आइडिया को छोड़ना पड़ा। असल में उन्हें अब पछतावा हो रहा था। अगर पहले से पता होता कि रिया इतनी स्ट्रांग निकलेगी और इतने लोगों का सपोर्ट उसे मिलेगा, तो वो कभी ये चाल नहीं चलते।
उल्टा उन्हें ही भारी नुकसान झेलना पड़ गया। उन्हें लगा था कि रिया और पूजा अपनी इज्जत को लेकर चुप रहेंगी और उनके खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। पर जो हुआ, उसने तो रॉय फैमिली की जिंदगी का रंग ही बदल डाला। अब तो हालत ये थी कि सोशल मीडिया से लेकर ऑफलाइन तक हर जगह इनका मजाक बन गया था। लोग अंडे और टमाटर लिए घूम रहे थे और ऑफिस बिजनेस तक को नुकसान पहुंचा। असल में तो उनके पास खुद के दादा दादी के इलाज के लिए पैसे भी थे, सभी कजिन्स थोड़ा थोड़ा देते तो खर्चा निकल जाता। और अगर वो भी नहीं देते, तो दादी दादा के पास खुद की सेविंग्स थी, जो काफी थी। पर उन्हें तो अपना पैसा बचाना था और रिया पूजा से वसूलना था। अब क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ जिल्लत, बदनामी और खाली जेब। आखिरकार उन्हें मजबूर होकर रिया के पास आना ही पड़ा, माफी मांगने और हाथ जोड़ने। वरना बात और बिगड़ती। दिल से तो अब भी नफरत थी उन्हें रिया से, इतनी कि दांत किटकिटा जाते थे। लेकिन इस मामले के सुलझने तक सबको झूठा प्रेम और मेल मिलाप दिखाना ही पड़ेगा।